बलदेव त्रिलोकपुर गांव का सबसे धनी आदमी होता है, जो एक बड़े से बंगले में अपनी बीवी हेमलता और 25 साल के बेटे मोहन के साथ रहता है। उनका खाद का कारोबार होता है और मोहन एवं बलदेव दोनों साथ में उस कारोबार को संभाला करते हैं। उनके बंगले में कुछ दिन पहले ही एक नई नौकरानी आई होती है, जिसका नाम सजीरी होता है। अरे वाह माँ, ये लिट्टी चोखा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और ये आमरा कांड भी, वाह ओ वाह, आज तो खाना खाने में मजा ही आ गया भाई। नई नौकरानी आई है ना सजीरी, उसी ने बनाया है। सारे काम अच्छे से करती है। मुझे हमेशा से ऐसी ही नौकरानी चाहिए थी। छोटे साहब, ये लीजिए, आपके लिए मसाला पापड़ और ये रसगुल्ले भी बनाए हैं, बड़ी मेम साहब के आदेशानुसार। अरे वाह, शुक्रिया सजीरी। ओ नौकरानी, अब खड़ी क्या है यहाँ पर? चल जा, अपना काम कर। कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। जाओ, छत और बरामदे की सफाई कर दो, नालायक कहेंगी। ठीक है बड़ी मेम साहब। मोहन को सजीरी से अब धीरे धीरे प्यार होने लगता है। एक दिन जब सजीरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, तभी वो उसकी काम करने में मदद करता है। ये देख बलदेव और हेमलता दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? बाबूजी, मैं तो बस सजीरी की मदद कर रहा था। इसकी तबीयत आज इतनी खराब है, उसके बाद भी ये बेचारी काम कर रही है। अरे, इसकी तबीयत खराब है तो तुम क्यों इसकी मदद कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, इसे काम तो करना ही होगा। मुफ्त में थोड़ी ना रहती है यहाँ पर। अरे शुक्र है किसी गांव वाले ने नहीं देखा तुम्हें इस 2 टके की नौकरानी की मदद करते हुए, वरना क्या इज्जत रह जाती हमारी। हाँ, ज्यादा समाज सेवा करना बंद कर दो तुम मोहन बेटा, समझ गए? लेकिन माँ, बाबूजी। अपने कमरे में जाओ। और तू सजीरी, तुझे छोटे साहब से काम करवाने में बड़ा आनंद आ रहा था, हाँ? नहीं बड़ी मेम साहब, मैंने छोटे साहब को बहुत मना किया, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी मेम साहब। सजीरी रात में सोते समय मोहन के बारे में सोचती है। छोटे साहब कितने अच्छे और नेक इंसान हैं। मेरी तबीयत खराब है ये जानकर उन्होंने फौरन मेरी मदद की। सच में आज के इस जालिम ज़माने में कहाँ मिलते हैं ऐसे दिलदार लोग जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। एक दिन जब सफाई करते समय सजीरे के हाथ से धक्का लगता है और गलती से एक बहुत बड़ा और महंगा शो पीस टूट जाता है, जिसके बाद हेमलता उसे बहुत मारती है। लेकिन तभी वहां पर मोहन आ जाता है और वो अपनी माँ को सजीरी को मारने से रोकता है और सजीरी को बचा लेता है। रुक जाइए माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे इस बेचारी से ये शोपीस गलती से टूटा है। इसने कुछ भी जानबूझकर थोड़े ना किया है। अगर इसकी जगह ये शोपीस मुझसे टूट जाता, तब भी आप मुझे इतनी बेरहमी से मारती। देखो मोहन, तुम बीच में मत पड़ो। और मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम इस नौकरानी की मदद मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम हमेशा क्यों अपनी टांग अड़ाते हो बीच में? नहीं माँ, अगर आप किसी को भी इस तरह से मारोगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। मोहन का ये रूप देख हेमलता हैरान हो जाती है। बाद में मोहन सजीरी की चोट पर मरहम पट्टी लगाता है और ये देख सजीरी बहुत भावुक हो जाती है। माफ करना छोटे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सजीरी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब तुम आराम करो। अब मैंने मरहम पट्टी कर दी है, अब तुम्हें अच्छा लगेगा। जी। मोहन और सजीरी दोनों के बीच अब नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। कुछ भी होता तो मोहन बलदेव और हेमलता के खिलाफ जाकर सजीरी को बचाता और फिर एक दिन वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और मोहन सीधे बलदेव और हेमलता के पास जाकर उन्हें कह देता है कि उसे सजीरी से शादी करनी है। ये सुनकर हेमलता और बलदेव गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। मूर्ख लड़के, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? तुम्हें इस गरीब और गंवार लड़की से शादी करनी है, इस नौकरानी से? मोहन बेटा, और कितना गिरोगे तुम हमारी नजरों में? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? हाँ माँ, बाबूजी, ये गरीब जरूर है, लेकिन दिल से उतनी ही अमीर और नेक है। और प्यार कोई जात, धर्म, अमीर और गरीब नहीं देखता, वो तो यूं ही हो जाता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम इस नौकरानी के साथ शादी नहीं कर सकते। हाँ बेटा। ठीक है, अगर आप दोनों हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगे तो हम दोनों यहां से नहीं रहेंगे।
अब मैं आप दोनों को छोड़कर जा रहा हूं। सजीरी से शादी करके अब मैं अपने जीवन की नई सिरे से शुरुआत करूंगा। क्या? नहीं छोटे साहब, ऐसा मत कीजिए। आप अपने माता पिता को मेरे कारण मत छोड़िए। नहीं सजीरी, ये दोनों अगर मेरे माता पिता होते तो मेरी खुशी में ही इनकी खुशी होती। अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता हूँ। चलो यहाँ से। मोहन बेटा, रुक जाओ। लेकिन मोहन सजीरी के साथ अपना सारा सामान लेकर चला जाता है। वो दोनों मंदिर में जाकर अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं और जंगल में ही जाकर रहते हैं। लेकिन सुबह होने पर वो देखते हैं कि उनका सारा सामान गायब हो चुका है। हे भगवान, हमारा सारा सामान कहाँ चला गया? अब हम क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे? फिक्र मत कीजिए छोटे साहब, पेड़ पर काफी रसीले और मीठे फल हैं। इनसे हमारा भोजन हो जाएगा। और रही बात कपड़ों की, तो उसके लिए भी मेरे पास अच्छा सुझाव है। सजीरी पास से ढेर सारा घास इकट्ठा कर लाती है और घास के कपड़े बनाती है और वो दोनों उन कपड़ों को पहनकर नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं। राह चलते लोग उन्हें घास के ड्रेस में देख काफी चकित रह जाते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर कपड़े बनाए हैं घास के। एकदम कमाल का दिमाग लगाया है, मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, काश मेरे पास भी ऐसी अनोखी और खूबसूरत सी घास की ड्रेस होती। बहुत सुंदर है ये। जी धन्यवाद। सजीरी और मोहन की लोग फोटोज खींचते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिसके बाद वो दोनों 2 दिन में काफी वायरल हो जाते हैं और सभी उनके घास के कपड़ों की खूब सराहना करते हैं। शहर में रह रहा एक बहुत बड़ा और नामचीन फैशन डिजाइनर विराज ओबेरॉय जब उन दोनों की फोटोज देखता है, तब उसे भी वो घास के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। वाह, दिस इज अमेजिंग। ये लड़की काफी क्रिएटिव है। मुझे तो इससे मिलना ही होगा। आज तक मैंने इतने अच्छे कपड़े कहीं नहीं देखे। मैं कभी नहीं सोचा कि घास के भी इतने सुंदर कपड़े बन सकते हैं। विराज जैसे तैसे सजीरी तक पहुंचता है और वो उसे अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिसकी उसे बहुत बड़ी रकम मिलती है। समय के साथ अब सब ठीक होने लगता है। सजीरी अपने घास के कपड़ों के अनोखे फैशन से खूब नाम और पैसा कमाने लगती है। वहीं मोहन भी 6 महीने एक कंपनी में नौकरी करके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देता है और वो दोनों अब शहर में जाकर रहने लगते हैं। जब हेमलता और बलदेव को सजीरी के बारे में पता चलता है, तब वो दोनों उनके पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। बच्चों, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे। सजीरी बहू, तुमने कर दिखाया। हमारा नाम रोशन कर दिया तुमने तो। हम तुम दोनों को गांव वापस ले जाने आए हैं। गांव में सभी हमारी नामचीन फैशन डिजाइनर बहू को देख जलकर खाक हो जाएंगे। चलो बहू, हमसे जो भी भूल हो गई उसे माफ कर दो बच्चों। हाँ बच्चों, माफ कर दो हमें। नहीं माँ बाबू जी, आप दोनों ने हमारा तब साथ नहीं दिया जब हमें आपके साथ की जरूरत थी, और आज जब हम अमीर और नामचीन बन गए हैं तो आपको बराबर हमारी याद आई। यही दर्शाता है कि आप दोनों को बस अमीरी और नाम से मतलब है, इंसान के स्वभाव और उसके व्यवहार से नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन हम दोनों अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम दोनों आपके पास अब कभी भी लौट कर नहीं आने वाले हैं। इतना कहकर वो दोनों बलदेव और हेमलता को वहां से जाने को कहते हैं और वो दोनों अकेले ही रह जाते हैं। वहीं मोहन और सजीरी एक चैन भरी और खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। हरीश एक गरीब आदमी होता है जो बंसीपुर में अपनी बीवी गायत्री, छोटी बेटी मीठी और बूढ़ी माँ अनुराधा के साथ रहा करता था। वो गांव की एक बड़ी परचून की दुकान में काम किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उस दुकान के मालिक को वो दुकान बंद करनी पड़ती है, जिससे हरीश की नौकरी छूट जाती है और वो काफी परेशान हो जाता है। झुलसती हुई गर्मी में चलते चलते उसके पांव की चप्पल भी टूट जाती है। लगता है आज सारी मुसीबतों ने ठान ही लिया है कि वो मुझ पर बरस कर ही रहेंगी। हाँ, अब इस तपती हुई गर्मी में इस गर्म तवे जैसी सड़क पर चलना होगा। हरीश उस तपती हुई सड़क पर नंगे पांव ही चलने लगता है। उसे गर्म चटके लगते हैं, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है और घर जाकर देखता है कि उसके घर के बाहर एक बड़ी जेसीबी खड़ी थी। ये क्या, ये जेसीबी ये मेरे घर के बाहर क्यों खड़ी है? आखिर माजरा क्या है? मैं आपसे विनती करती हूँ साहब, मत करिए ऐसा। इस गर्मी में हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारा इस गांव में कोई अपना नहीं है। हाँ बेटा, हमारे घर को मत तोड़ो। गायत्री माँ, क्या हुआ? जी ये साहब,
हमारे घर को तोड़कर इस जगह पर अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। इन्होंने ये जमीन खरीद ली है। क्या? तूने सही सुना बे लल्लू हरीश। मैं सिन्हा, जिस जमीन पर तू खड़ा है वो जमीन मैंने अपने नाम कर ली है। जल्दी से अपना सामान बांध और अपने परिवार के साथ निकल यहाँ से, क्योंकि मुझे तेरे घर को तोड़ना है। जल्दी। सिन्हा अपने वक्त का बड़ा पक्का है, समझा ना? लेकिन साहब, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे आखिरी समय में कहाँ जाएंगे? हमारा कोई रिश्तेदार या पहचान वाला भी तो नहीं है इस गांव में। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया। उसके बाद मैं किसी और की तो क्या, अपने आप की भी नहीं सुनता। लगता है तुम लोग सामान नहीं बांधोगे। यह शुभ काम मेरे आदमियों को ही करना पड़ेगा। ए बंदरों, लग जाओ अपने काम पर। सिन्हा के आदमी हरीश के घर के अंदर घुसते हैं और सारा सामान बाहर फेंकने लगते हैं। और उसके बाद सिन्हा खुद जेसीबी में बैठकर जेसीबी से हरीश का घर तोड़ देता है। ये सब देखकर हरीश और उसके परिवार वालों की आंखें नम हो जाती हैं। मेरा घर! ये क्या हो गया रे? बेचारे हरीश और उसके परिवार को वहां से निकलना पड़ता है। वो लोग उस तेज गर्मी में यहाँ से वहां सामान लेकर दर दर भटकने लगते हैं। भीषण गर्मी में वो लोग पसीना बहा बहा कर बुरा हाल कर चुके थे अपना। पापा, माँ, अब हमें और कितना चलना है? मुझे इस तेज गर्मी में बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। चिंता मत कर लाडो, वो देख लल्ला, वहाँ एक कुआं है, वहां से पानी ले आ। हाँ माँ। हरीश उस कुएं के पास पानी लाने जाता है, लेकिन उस कुएं के करीब जाकर वो देखता है कि वो तो पूरा सूख चुका था। ये देखकर वो हताश हो जाता है। वो लोग एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। हरीश 2 घंटे तक चलकर दूसरे गांव के कुएं से पानी लाता है और उस पानी को पीकर उन लोगों की जान में जान आ जाती है। 2 दिन तक वो लोग उस पेड़ के पास ही रहते हैं, वहीं सोते हैं। जी, अब हम और कितने दिनों तक यहीं पर रहेंगे? आप वो अपने दोस्त से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? हाँ गायत्री, मैंने उससे बात तो की है। उसने एक मकान दिखाया है, लेकिन वो मकान कच्चा है और वो उसके ही बहुत पैसे मांग रहा है। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में बाहर रहना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हम उस कच्चे मकान में ही रहेंगे। ठीक है जी। थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास, वो मैं खर्च कर रहा हूँ। अब आगे तो भगवान ही मालिक है। चिंता मत कर लल्ला, तुझे जल्द ही काम मिल जाएगा, वो भी पहले से भी अच्छा वाला, देखना तू। हाँ माँ, आशा तो यही है। हरीश और उसका परिवार अब उस कच्चे मकान में रहने लगता है, लेकिन उस मकान की छत इतनी कमजोर होती है कि वो 3 दिन में टूट जाती है। तभी हरीश का दोस्त वहां पर आ जाता है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था हरीश कि ये एक कच्चा मकान है, लेना है तो ले वरना छोड़, लेकिन तूने जल्दबाजी में ले लिया। अब मैं तुझे पैसे वापस नहीं लेने वाला। लेकिन मंगू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हे भगवान, ये कैसी पनौती लग गई है हमारे पीछे। शुक्र है किसी को चोट नहीं आई छत के टूटने से। छत के टूटने से अब गर्मी में पूरी धूप घर में ही आने लगी थी, जिस कारण फिर से सभी को खूब परेशानी होने लगती है। रात को गर्मी के कारण सब पसीने से भीग जाते हैं और कोई ठीक से सो भी नहीं पाता। ऐसा लग रहा है मानो हम रेगिस्तान में रह रहे हैं। इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज और भीषण है। मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं हमारी लाडू बीमार ना पड़ जाए। और मुझे भी, क्योंकि हम लोग फिर भी एक समय पर इस जानलेवा गर्मी को सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। हरीश अब रोजाना काम ढूंढने जाने लगता है और एक दिन जब वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो एक बूढ़े आदमी के गिरे हुए पैसे उसे वापस लौटाने के लिए उसका पीछा करता है। रुक जाइए, अरे काका, आपके पैसे! लगता है उन्हें बुढ़ापे के कारण सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। हरीश भागते हुए उन काका के पास जाता है और उन्हें उनके पैसे वापस लौटा देता है, जिसके बाद धन्यवाद बेटा, तुमने ईमानदारी से मेरे पैसे मुझे सही सलामत लौटा दिए।
वरना आजकल के जमाने में तो लोग रास्ते पर पैसे दिखते नहीं कि उसे छुड़ा कर भाग जाते हैं। इसी बात पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा बेटा। अरे काका, मुझे कुछ मत दीजिए। मैंने जो भी किया वो मेरी इंसानियत के नाते किया। ये मेरा एक फर्ज था। आप मेरे पिता समान ही हैं। तो एक पिता का पूरा हक है अपने बेटे को जो मर्जी वो देने का। ये देख, ये है मेरा बगीचा। इसमें जितने घास उगे हैं मैं तुझे वो सब काट कर दूंगा, फिर तू उसे बेच सकता है। मेरा फूलों का बिजनेस है जिसमें हार, मालाएं और बुके बनाने के लिए घास भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। बूढ़े काका हरीश को ढेर सारी घास फूस देते हैं जिसे हरीश अपने घर ले जाता है। अरे वाह, चलो अब इस घास फूस को कल बाजार में बेचकर 2 से 3 दिन के पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। नहीं, कोई इस घास फूस को नहीं बेचेगा। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? घास फूस हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, गांव में पुराने जमाने में घास फूस के घर हुआ करते थे। घास पर बाहर से पानी छिड़कने पर अंदर से ठंडक महसूस होती है और घास के घर ज्यादा समय तक टिकते भी हैं। अरे वाह, ये सुझाव मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया। माँ, आपने ये सुझाव देकर तो कमाल ही कर दिया। हरीश और उसका परिवार अब साथ मिलकर उस घास फूस का घर बनाते हैं। वो घर तैयार होने के बाद इतना सुंदर दिखता है कि सब उसे देखकर देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये घर। अरे हरीश भाई, हम भी एक किराए का घर ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमारे लिए भी ऐसा घर बना सकते हो? हम उसमें रहेंगे और आपको किराया भी देंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। इस तरह अब हरीश को गांव वालों से घास का घर बनाने के ऑर्डर्स आने लगते हैं और वो कुछ घर पूरी तरह से बनाकर बेचता है और कुछ घास के घरों को किराए पर भी देता है। इस तरह वो धीरे धीरे घास के घर बनाने को एक बिजनेस में बदल लेता है और ढेरों पैसे कमाने लगता है।